भस्म के बारे में बताने के लिए आया हूँ। आप सभी को पता है कि नाग भस्म का प्रयोग हम लोग अपने प्रैक्टिस में करते हैं। तो नाग भस्म जो रहता है, इसका क्या प्रयोग रहता है, कैसे रहता है, वह सब जानना बहुत जरूरी है। ये एक धातु का भस्म रहता है, जिसको हम नाग भस्म बोलते हैं। तो नाग भस्म जो है, उसका शुद्ध करने का प्रक्रिया है, वो सब रस शास्त्र में बताया है। तो शोधन मारण करने के बाद हमें ऐसा नाग भस्म का प्रयोग करना चाहिए जो मतलब निरुद्ध हुआ बस भस्म हो, ऐसा नहीं यूज करना है। अनिरुद्ध हुआ भस्म ही जो है, भस्मीकरण से पूरी तरह से वह शुद्ध कर दिया गया है, उसका अच्छे से मारण कर दिया गया है, जो शरीर के लिए साथ में है, उसी तरह का प्रयोग करना है। अगर हमने अशुद्ध नाग भस्म का प्रयोग किया तो उससे पेट दर्द होने लगता है, कोष्ठ शूल होने लगता है, और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। उल्टी भी आने लगती है, छर्दी, उल्टी, नौशिया, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। शुद्ध नाग भस्म का ही प्रयोग हम लोगों को अपने प्रैक्टिस में करना चाहिए। अब ये नाग भस्म का कार्य क्या होता है? तो चार जो धातु के भस्म रहते हैं, जैसे नाग भस्म हो गया, फिर ये हो गया लौह भस्म हो गया, फिर स्वर्ण भस्म हो गया, और अभ्रक भस्म। ये चार भस्म ऐसे होते हैं जो नया शक्ति उत्पन्न करते हैं, शरीर में नया उत्साह देते हैं। जो भी धातु क्षय के अवस्था में है, जीर्ण हो गए हैं, डीजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, उन सभी को यह ताकत देते हैं। अभी आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि हम लोग बोलते हैं कि ये दवाई मत दीजिए, जो पैथिक पित्त के प्रकृति वाले लोग हैं उनको ये दवाई मत दीजिए, वो दवाई मत दीजिए। हम लोग पित्त वाले प्रकृति के लिए बहुत सारा प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन नाग भस्म ही एक ऐसा भस्म है जो पित्त प्रकृति वालों को दिया जाता है, सेफली दिया जाता है, और बहुत अच्छा फायदा होता है। जैसे पैथिक गुल्म का पेशेंट रहा, पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें नाग भस्म देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा, जब स्त्रावी अर्श रहता है तो हम बहुत सारा प्रिकॉशन लेते हैं कि भल्लातक के कल्प नहीं देना है, कांकायन बटी ये सब नहीं देना है, लेकिन नाग भस्म देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, हीलिंग भी जल्दी होता है, और बवासीर में भी फायदा होता है। यह किस तरह से सारे कार्य करता है, इसका कार्य प्रणाली किस तरह से होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, नाग भस्म जो रहता है वो आधा गुंजा से, आधा रत्ती से एक रत्ती तक लेना चाहिए। मतलब 75 mgm से लेके 125 mgm तक, मतलब एक चुटकी या आधा चुटकी, इतना ही मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा नाग भस्म लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह इतना अच्छा द्रव्य है, इतना अच्छा दवाई है, कम मात्रा में भी, अल्प मात्रा में भी बहुत अच्छा काम करता है। अब नाग भस्म जो है, उसका क्या क्या कार्य होता है वह मैं विस्तार से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो नाग भस्म जो होता है ना, ऐसा बोलते हैं कि नागम नागस्तु नागशत तुल्यम बलम ददाती। यह ना बहुत ज्यादा, 100 गुना ज्यादा शरीर में ताकत देती है, बल देती है, इसलिए इसको नाग भस्म बोलते हैं। जिस तरह से शेष नाग जो रहते हैं, उनके हम लोग आश्रय में जाते हैं, तो वह कैसे बहुत सारा शक्ति देते हैं। तो नाग का नाम इसलिए नाग बना है कि यह शेष नाग की तरह ताकत देता है शरीर में, इसलिए इसको नाग भस्म बोलते हैं। नाग भस्म जो रहता है ना, वो थोड़ा ब्राउनिश रहता है, ब्राउनिश ब्लैक रहता है, और थोड़ा सा पीला पीला, पीलापन जैसे ऐसे भस्म रहता है। ज्यादातर ब्राउनिश ब्लैक ही रहता है, ऐसा भस्म हमें प्राप्त होता है। जो रस शास्त्र के लोग, सिद्ध लोग हैं, वह उसको जो भी मतलब शोधन मारण करके हम लोग के पास देते हैं, उसका हम लोग चिकित्सा में किस तरह से प्रयोग करें, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि मैंने जैसे बताया कि डीजनरेटिव चेंजेस में यह बहुत ज्यादा ताकत देता है। अब ये धातु का है, तो शरीर को धातु जैसा बना देगा, मतलब मजबूत बना देगा। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सभी धातुओं को रीजनरेट करता है, नया ताकत दे देता है। और जब नाग भस्म का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह मतलब हर धातु पे काम करता है। एक ऐसा कोई भी धातु नहीं है जिसपे ये काम ना करता हो। मतलब रस धातु को भी बलवान बना देगा, रक्त धातु को भी बलवान बना देगा, मांस धातु को भी बलवान बना देगा, अस्थि धातु को भी बलवान बना देगा, मज्जा और शुक्र धातु को भी यह बलवान बना देता है। तो यह ना, इसका कार्य जो रहता है, एक एक चुटकी की मात्रा में ही यह बना देता है। दूसरा बात यह है कि हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि हम लोग दवाइयां तो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, वह कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम में, या जो वार्धक्यता जब आ जाती है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं या आयरन सप्लीमेंट देते हैं, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो नाग भस्म जो रहता है ना, वो आयुर्वेद की ऐसी दिव्य औषधि है, जो इंटेस्टाइन को खाना पचाने का, या कोई भी मेडिसिन को पचाने की, और शोषण मतलब एब्सॉर्ब करने की, एसिमुलेट करने की
ताकत उत्पन्न कर देती है। इसलिए नाग भस्म का प्रयोग उन विकारों में करना चाहिए जब खाना पच नहीं रहा होता है या फिर कोई मेडिसिन पच नहीं रही होती है, तब हम नाग भस्म का प्रयोग करते हैं ना, बहुत अच्छा एब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है। और इसका प्रैक्टिकली भी प्रयोग होता है, ग्रंथों में भी ऐसा बताया है। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी अम्ल पित्त का शिकायत रहता है, तो हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है। उसमें जो एसिड जो सीक्रेट हो रहा है लीवर से, वह अच्छे से पच नहीं पा रहा होता है, और वह ना ऊपर ही ऊपर उष्णता, तीक्ष्णता और द्रवता से हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। इसका कारण दो तीन हो सकते हैं। या तो पित्त का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, या आमाशय का आकार बढ़ गया है, मतलब वो डायलेट हो गया है, और उसकी वजह से ये होता है। तो जब हम नाक भस्म देते हैं, मैं क्लिनिकली सब बता रहा हूँ, और कुछ अपने सर के पीडीएफ से भी बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को सब शेयर करने वाला हूँ। तो क्या होता है कि नाक भस्म का जब प्रयोग करते हैं ना, तो आमाशय का जो 4 लेयर्स रहते हैं, आप लोगों को पता है, म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर, सेरस लेयर, मस्कुलरिस लेयर, ये सारे लेयर्स को ये बल प्रदान कर देता है। उसकी वजह से जो डायलेटेशन ऑफ स्टमक हो गया है, वह पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है, और फिर अम्ल पित्त की तकलीफ ठीक हो जाती है। आप लोगों को पता है कि HCl, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है खाना खाने के बाद में। तो उसको ये नियमित कर देता है। क्यों? क्योंकि यह बल प्रदान करता है वहां के स्नायुओं को और मांसपेशियों को। तो अम्ल पित्त में ही बहुत अच्छा काम करता है। इसका काम ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि सुच शेखर पित्त को ये कर देता है, या हम क्षार देते हैं, शंख भस्म क्षार के रूप में देते हैं तो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, वैसे नहीं कर रहा है। यह क्या कर रहा है कि मांसपेशियों को, स्नायुओं को बल दे रहा है। जब बल देगा तो पित्त का सिक्रीशन ये रेगुलराइज हो जाएगा, और फिर पेशेंट को अम्ल पित्त में बहुत ज्यादा फायदा होगा। मतलब पेट का जो आकुंचन है वह अच्छा से कर देता है, प्राकृत अवस्था मिला देता है, तो उसकी वजह से जो अम्ल पित्त है वह ठीक हो जाता है। दूसरा है कि अपची और गंडमाला जैसी बीमारियां रहती है, ग्वाइटर हो गया, या गांठ गांठ हो जाती है थायराइड ग्लैंड के आसपास। गंडमाला मतलब एक ना ग्रंथियों की ऐसे माला टाइप हो जाती है, या फिर वो पुराना हो गया तो अपची हो जाता है। ऐसे कंडीशन में नाग भस्म का प्रयोग जब करते हैं, तो ये अपची और गंडमाला में क्या होता है कि जो भी हाइपरट्रॉफी हुआ है सेल्स का, उसको ये ना पचा देता है। तो ना नाग भस्म देने के बाद कुछ दिन के बाद ही ऐसा महसूस होता है कि वह गांठी वगैरह है ना, वो लूज होने लगा है, और फिर वो ना पच जाता है। और हम लोग कांचनार गूगल के साथ अगर यह देंगे, तो पूरी तरह से ग्वाइटर का जो गांठ है वो गल जाता है, और पूरी तरह से ठीक होता है। इसी तरह से फाइब्रॉइड में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो भी मल्टीपल सिस्ट होते हैं बॉडी में, कहीं ना कहीं सिस्ट होते हैं, जैसे लीवर में हो गया, किडनी में हो गया, यूट्रस में हो गया, कहीं भी सिस्ट हो गया, या गांठी जहां भी हो रही है, ग्रंथि जहां हो रहा है, अर्बुद हो रहा है, वहां पर इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अब ये गांठ होती है वो दो टाइप की होती है, बिनाइंग रहती है ट्यूमर, या मेलिग्नेंट रहती है। तो एक नॉर्मल रहती है और एक कैंसरस रहती है। तो यह हर तरह के गांठी को गलाने के लिए बहुत अच्छी दवाई है, लेखन कार्य भी करती है, और उसको उसकी उसमें जो संप्राप्ति और संघटना है, उसको वह क्या करती है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देती है, धातुओं को बल देती है, तो गांठ ना गलने लगता है। इसीलिए ना नाग भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा है कि जो भी गांठ रहता है ना, वहां पे ना वह जो भी गांठ रहती है वो सूखने लगती है, सूखते सूखते धीरे धीरे वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसीलिए ना इसका प्रयोग अगर गंडमाला और अपची और ये सब में किया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा है कि गंडमाला में जो दोष है, दोष दुष्टि होने की वजह से स्थान संशय होके जो भी व्याधि घटित हुआ है उसको ये भंग कर देते हैं। इसलिए गंडमाला अपची में इसका प्रयोग, नाग भस्म का प्रयोग आप लोग भी करके देखिए, बहुत ज्यादा फायदा होता है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि जब लाइपोमा होता है, चर्बी की गांठें होती है पूरे बॉडी में, तो उसके लिए ना एलोपैथी के डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करके वो फैट्स जो भी जमा है लाइपोमा में वह निकालते हैं। लेकिन अगर नाग भस्म का प्रयोग आप लोग करिए, पेशेंट को ना इतना जल्दी फायदा होता है। शुद्ध नाग भस्म को लाके देखिए, 3 से 6 महीना में लाइपोमा के जो चर्बी की गांठें होती है पूरा बॉडी में, वह भी ठीक होती है। हमारे सर जी ऐसे बताते हैं, गुरु जी, कि जब ना चूहा अगर काट दिया है सोते टाइम में बचपन में, या फिर छुछुंदर होता है, छुछुंदर ने काट दिया, तो उसके विष की वजह से भी एक गांठी हो जाती है। क्योंकि उसका पॉइजन जो जाता है वो हेपाटोटॉक्सिक होता है, वह लीवर में जाता है, और वहां पर लीवर में डिटॉक्सिफाई ना होके वहां पे और भी उसका ये होता है, मतलब दुष्परिणाम होता है, और फिर उसकी वजह से पूरा बॉडी में जहां जहां दूषित रक्त जाएगा वहां वहां वो लाइपोमा कर देता है। तो उसमें जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसे क्रव्याद रस दे रहे हैं, कांचनार गुगुल दे रहे हैं, मेदोपाचक दे रहे हैं, मेदोहर गुगुल दे रहे हैं, उसके साथ में नाग भस्म जरूर दीजिए। नाग भस्म देने से बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। उसके बाद में नाग भस्म जो है ना, ये वात रोग की बहुत ही श्रेष्ठ दवाई है। वात रोग जो रहता है, क्रॉनिक जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, जो आमवात हो गया, तो
उसमें क्या होता है कि वो जल्दी छोड़ता नहीं है शरीर में, बहुत ज्यादा डीजनरेटिव चेंजेस हो गए होते हैं। तो यह क्या करेगा कि रीजनरेशन करने लगता है धातुओं में और संधियों में। जब ये रीजनरेशन होने लगता है तो उसका फायदा यह होता है कि वात रोग जो है, डीजनरेटिव चेंजेस जब ठीक होने लगेंगे और फिर वहां से सैनुअल फ्लूइड का सिक्रीशन होने लगेगा, श्लेष्मक कफ बनने लगेगा, तो उसका फायदा इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि वात रोगों में बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब यह क्या करता है, रीजनरेट करता है। और कठिन से कठिन जो वात रोग, जैसे अबरक भस्म का कार्य क्या होता है, रीजनरेशन करना, तो सॉफ्ट टिश्यूज में करना होता है, जैसे लंग्स में करना होता है, ब्रेन में करना होता है। सॉफ्ट टिश्यूज में ये अबरक भस्म कार्य करता है। और यह जो हार्ड टिश्यूज है, जैसे ऑस्टोजेनेसिस का कार्य है, वहां पर भी नाग भस्म का गामित्व है। तो इसलिए ना ये नया बनाता है धातु, पूरे अपने शरीर के रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र, इनको नया रीजनरेट करना, रिक्रिएट करना, यह कार्य करता है। इसलिए नाग भस्म का प्रयोग करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। दूसरा है कि कुछ कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बहुत ही मुश्किल से जाती हैं। एक मानसिक रोग में देख लिया तो उन्माद और अपस्मार होता है। और शारीरिक रोग में देख लिया तो मधुमेह हो गया, गंडमाला हो गया, क्षय रोग हो गया। तो यह जो है ना, अभी किसी को मधुमेह हो गया तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, उसको कंटिन्यू दवाई लेना ही पड़ता है। आयुर्वेद की दवाई ले या एलोपैथी के ले, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड जैसी दवाइयाँ लेना पड़ता है। और धातु में शिथिलता आती है, वीकनेस आता है, अविल मूत्रता, बहुमूत्रता, ऐसे कंडीशन आ जाते हैं। उन्माद और अपस्मार भी है ना, वो बहुत ही मुश्किल से ठीक होता है, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। तो उन्माद और अपस्मार में अगर हमें ठीक करना है ना, तो अबरक भस्म का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अबरक भस्म माइंड से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, और स्वर्ण भस्म वह बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन जो मधुमेह है, फिर गंडमाला है, क्षय रोग है, इसमें अगर ठीक करना है तो सबसे अच्छा दवाई है तो नाग भस्म है। इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और नाग भस्म किसके साथ देना है, तो अगर मधुमेह है तो हम मक्खन के साथ दे सकते हैं, घी के साथ दे सकते हैं, दूध की मलाई के साथ दे सकते हैं। और दूसरी जो बीमारी है जैसे क्षय रोग है, तो उसमें हमें मधु के साथ देने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं अनुपान के हिसाब से और अच्छे से विस्तार से बताऊंगा कि नाग भस्म को कौन कौन से व्याधियों में कौन कौन से अनुपान के साथ देना चाहिए। इसके बाद में नाग भस्म का जो सबसे अच्छा उपयोग होता है वो मधुमेह में होता है। डायबिटीज मिलाइटस में क्या होता है कि वात की तरफ संप्राप्ति जा रही होती है, और उसमें तीन दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। और 10 दुष्य होते हैं जो जलीय धातु रहते हैं। जैसे मेद धातु सबसे ज्यादा दूषित होता है, फिर मांस धातु दूषित होता है। मेद धातु में जो पहला धातु है उसमें बद्ध और अबद्ध मेद, और वह दूषित होता है। और मेद के जैसे ही कफ दोष की दृष्टि होती है। आज से सुखम स्वप्न सुखम, ऐसा जो भी इसमें हेतु बताया है, अव्यायाम करना, दिवा स्वाप करना, ग्राम्य आहार का सेवन करना, मधुर और शीत और स्निग्ध आहार का सेवन करना, उससे कफ दोष की दृष्टि होती है। और जो भी उसके समान जो भी धातु हैं, जैसे मेद धातु सबसे इंपॉर्टेंट है, मेद धातु वह दूषित हो जाता है। फिर मांस धातु दूषित हो जाता है। फिर रक्त धातु, शुक्र धातु, आप धातु, मतलब जो शरीर में क्लेद होता है वह विकृत हो जाता है। उसके बाद में ओज विकृत हो जाता है। फिर वसा, लसिका, मज्जा और रस धातु, यह सारे धातु जो 10 दूष्य हैं वह दूषित हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा शरीर में शिथिलता आ जाती है। शरीर में ऐसा लगता है जैसे बाढ़ आ गया है, पानी का बाढ़ आ रहा है, और किडनी जो है वो फिल्टर नहीं कर पाती है। किडनी जो होती है वो वीक हो जाती है। तो किडनी जो रहती है, जैसा गंदा क्लेद आ रहा है उसको वैसे ही वो निकालने लगती हैं। तो इसकी वजह से आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, ये सिम्टम होते हैं। और जब उसमें जो भी दोषों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जैसे कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो क्या होगा, आलाल में, फिर इक्षुवालिका में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, शुक्र में, ओजो में, ऐसे सारे कंडीशन होते हैं। जब पित्त का इन्वॉल्वमेंट होगा तो काल में, नील में, मंजिष्ठ में, ये सारे होते हैं। जब वायु का होगा तो अस्थि, हस्ती में, फिर वसा में, मज्जा में, मधु में, ऐसे होते हैं। ये आप लोग को 20 प्रकार का प्रमेय मालूम है। यहाँ पर मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, तो यह क्या करता है कि यह जो पानी का एब्सॉर्प्शन है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसकी उसको ये अच्छा कर देता है। पानी जब ज्यादा अब्सॉर्ब होगा, उंडुक में अच्छा से होगा, पक्वाशय में जब सार के विभाजन को करते हुए एब्सॉर्प्शन होने लगा, वह फिर जाएगा मिसेंट्रिक आर्टरी से, पोर्टल वेन से, और फिर लीवर में जाएगा, लीवर डिटॉक्सिफाई करेगा, फिर हार्ट में जाएगा, हार्ट से पंप होके फिर किडनीज में जाएगा, तो किडनी जो है ना उसको अच्छे से फिल्टर करने लगती है। तो ये नेफ्रॉन्स को भी ताकत देता है, और पक्वाशय में भी काम करता है। तो इससे क्या होता है कि मूत्र जो होता है,
वह अच्छे से निकलने लगता है। इस तरह से मधुमेह की संप्राप्ति को भंग कर देता है। यहाँ पर क्या होता है कि मधुमेह के बीमारी में हमें दो तीन कार्य करने होते हैं। एक तो अब्द धातु जो है उसका जो उत्पादन है वो नॉर्मल करना है हमें, मतलब जो पानी है, क्लेद है, उसका उत्पत्ति अच्छे से होना चाहिए। दूसरा, जो एक्स्ट्रा पानी है उसको सुखाना है। आप लोग ऐसा सोचिए कि जब बाढ़ आती है तो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है कि बाढ़ का पानी को हमें एक तो सुखाना है, अच्छी तरह से पानी आए उस पर ध्यान देना है, और तीसरा है कि फिल्टर होके निकले। और शुगर लेवल जो बढ़ी है मधुमेह में, धातुओं का जो भी सार भाग निकल रहा है मधुमेह में मधु के रूप में, उसको हमें कंट्रोल करना है। यह तीनों चीज, तीनों संप्राप्ति पे नाग भस्म अच्छा काम करता है। मतलब नया क्लेद का उत्पत्ति, अच्छा प्राकृतिक क्लेद की उत्पत्ति एक, दूसरा एब्सॉर्प्शन उसका, तीसरा उसको फिल्ट्रेशन अच्छा करना, और चौथा ये जो मधु बढ़ा हुआ है, मतलब ये शुगर लेवल बढ़ा है उसको ये ठीक करना, बैलेंस करना। यह सारे कार्य ये करता है, मतलब नाग भस्म करता है, इसलिए इसका फायदा होता है। दूसरा है कि रस धातु से ओज धातु तक जो भी जलीय धातु विकृत हो गए हैं उनको ये प्राकृत अवस्था में लाता है। मतलब जो भी डैमेज हो रहे हैं उनका प्रोडक्शन जो है वो खराब हो रहा है, तो रस धातु भी अच्छी तरह से बने। तो रसाग्नि पे भी काम अच्छा होना चाहिए। तो रस व स्रोतस को बल मिलेगा तभी रस धातु अच्छा बनेगा, रक्त व स्रोतस को बल मिलेगा तभी वो अच्छा करेगा, मांसवा को करेगा तभी। और ओज भी जहां भी निर्मित हो रहा है सार भाग शरीर का, उसका भी प्रोडक्शन अच्छे से होगा, तभी वह ओज शरीर में टिका रहेगा। और उससे व्याधि प्रतिकार, व्याधि जो क्षमत्व शक्ति है, व्याधि प्रतिकार शक्ति, वह अच्छी होगी। तो इसीलिए रीजनरेट करने का कार्य और धातुओं को बल देने का कार्य नाग भस्म करता है। इसलिए नाग भस्म का प्रयोग आप लोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा है कि यह नाग भस्म जो रहता है ना, वो मधुमेह के रोगी में किस तरह से काम करता है। अब मधुमेह के रोगी होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। चरक संहिता में बताया है कि कृष्ण मधुमेही होते हैं और एक स्थूल मधुमेही होते हैं। तो जो लोग मोटे लोग होते हैं उनमें बहुत ज्यादा चर्बी चर्बी होता है, मेदस्वी जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा फैट्स रहता है। तो यह क्या करता है कि विकृत फैट्स का पचन करता है, विकृत फैट का पचन करेगा, मेद धातु अग्नि को बैलेंस करेगा और दूसरे धातुओं को बल देगा। तो उसका फायदा यह होगा कि मोटे लोग जो है वो बैलेंस होने लगते हैं, वो नॉर्मल होने लगते हैं और पतले होने लगते हैं, मतलब जितना उनको चाहिए उतना होने लगते हैं। और जो कृष्ण प्रमेही हैं उनमें क्या होता है कि क्षयात्मक संप्राप्ति बहुत ज्यादा होती है, वात का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है, तो ये वात को बैलेंस कर देता है और दूसरा धातुओं को बल देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कृष्ण प्रमेही में नॉर्मली कृष्ण प्रमेही जो रहते हैं वो खाना वगैरह खाते हैं तो उनका हाइपर एसिडिटी होती है और खाना पचता नहीं है। तो इसमें अगर यशद भस्म के साथ अगर दिया जाए इसको, नाग भस्म को दिया जाए ना, तो कृष्ण प्रमेही में बहुत अच्छा फायदा होता है। यशद भस्म के साथ में देने से यह बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। मधुमेह की अवस्था है जब आविल मूत्रता बहुमूत्रता हो रही है, तो उसमें शिलाजित के साथ अगर नाग भस्म का प्रयोग किया जाए तो ये सारे धातुओं को बल देगा। शिलाजित जो है वो पत्थर होता है, शिलाजित, शिला से बना हुआ जो शिलाजित होता है वह ताकत देता है, और नाग भस्म का संयोग हो गया तो यह धातु की तरह ताकत दे देता है, शरीर को मजबूत बना देता है। इसलिए इसका प्रयोग मधुमेह में बहुत ज्यादा अच्छे से हुआ है। दूसरा यह बताया है कि नाग भस्म का प्रयोग जो है वो कोष्ठशूल में होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन होता है बहुत वीक हुआ रहता है, उसकी वजह से जो भी वहां पे ग्लैंड्स रहते हैं वो भी वीक हुए रहते हैं। और कोष्ठशूल होता है वो वात प्रधान होता है या वात पित्तानुबंधी होता है, मतलब पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसकी वजह से भी पेट दर्द हो रहा होता है, या वायु अगर शुद्ध वायु रहेगा उसकी वजह से भी होता है। तो ये क्या करता है कि, और उसकी वजह से कोष्ठशूल होता है तो किसी किसी को ना वॉमिटिंग सेंसेशन हमेशा रहता है, खाया हुआ पचता नहीं है, अरुचि रहती है। इसका मतलब यह है कि वहां पे जो ग्लैंड्स है वो पित्त पित्त का स्त्राव अच्छे सिक्रीशन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, पित्त का पचन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, पित्त में सामता बहुत ज्यादा है, आम युक्त पित्त है, खाना को पचा नहीं पा रही है, ऐसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं। वह सब में क्या करता है कि एब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है, इंटेस्टाइन के वॉल्स को ताकत दे देता है, जो भी विलाइज रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप लोग ना, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन का आप लोग हिस्टोपैथोलॉजी देखिए, हिस्टोलॉजी देखिए, मतलब उसमें कितने लेयर्स रहते हैं। तो एक एक विलाइज, म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर, सेरस लेयर, फाइब्रस लेयर, जो भी लेयर्स रहते हैं जिससे अपना शरीर का अवयव बना है, उन सबको ये ताकत दे देता है। जब वो ताकत मिलेगा तो अपने आप उनका कार्य जो है वो नियमित होने लगता है। तो उसके वजह से जो उल्टी आना, पेट में दर्द होना, ये सब ठीक हो जाता है। दूसरा बात यह है कि किसी किसी को ना कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो रहता है वह बहुत वीक रहता है, खाना पचना और निकलना,
इसके लिए बीच में क्या होता है, सार्किट विभाजन होना बहुत जरूरी होता है। सार्किट विभाजन नहीं हो रहा है, और तो उसकी वजह से क्या होता है, स्नेहांश कम होने की वजह से पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट जो रहता है वो वीक हो गया रहता है। तो उसमें भी क्या होता है, सार्किट विभाजन, ये प्रोसेस जो आयुर्वेद ने बताया है ग्रहणी रोग में, उसके लिए यह नागभस्म दिया। तो यह क्या करता है कि सार्किट विभाजन अच्छा करता है, इंटेस्टिनल जो वॉल्स हैं उनको ये ताकत दे देता है, मस्कुलरिस लेयर जो है उसको ताकत दे देता है। तो उसका फायदा यह होता है कि कोष्ठबद्धता जो रहती है वो ठीक हो जाती है। पेशेंट को ना, अभी हमें विरेचक दवाइयां देने की जरूरत नहीं है, लैक्सेटिव देने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, मतलब चिकित्सा में क्या करते हैं कि कोई तो ये दे दिया, मतलब अभ्यारिश दे दिया, फिर पेट सफा दे दिया, निशोत्तर चूर्ण दे दिया, या कायम चूर्ण दे दिया, या कट्टू पटोल आदि कषाय दे दिया, ऐसी दवाइयां दे दिया जाता है। लेकिन वह या एरंड तेल दे दिया, गंधर्व की दे दिया, आरगवत कपिलावटी दे दिया, अभ्याधि मोदक दे दिया, इच्छा भी दे दिया, ऐसे बहुत सारे लैक्सेटिव दिए जाते हैं। तो उसकी आदत पड़ जाती है, हैबिट हो जाता है। वह हैबिट को बंद करना है, उसको उसके लिए ना नाक भस्म दे दिया जाए। तो यह क्या करता है कि इंटेस्टाइन के जो अतड़ी रहती है उनको ये ताकत दे देता है, एब्सॉर्प्शन का भी हो, और मल को विसर्जन करने का भी जब ताकत आ जाता है, तो बद्ध कोष्ठता अपने आप ही बहुत ठीक हो जाती है। इसलिए नाग भस्म का प्रयोग बद्ध कोष्ठता के लिए, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए इसका अगर प्रयोग किया जाए तो परमानेंट क्योर कर देता है। दूसरा है कि अब हम आगे आते हैं, तो अस्थि धातु में जब व्रण हो जाता है, बहुत ऐसे जख्म हो जाते हैं या विद्रदी हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इसका प्रयोग जब करते हैं तो ऑस्टियोजेनेसिस का कार्य करता है, मतलब नए सेल बनाने लगता है, और व्रण को ये सुखा देता है, जो भी विकृति आई है उसको ये ठीक कर देता है। और इसमें ना अस्थि धातु के पुष्टि के लिए ना पार्थिव चीज की जरूरत होती है, मतलब पृथ्वी महाभूत वाले द्रव्यों की जरूरत होती है, तो उसमें नाग भस्म सर्वश्रेष्ठ है। तो अस्थिगत व्रण हो गया, अस्थिगत विद्रति हो गया, उसको ठीक करने के लिए नाग भस्म का प्रयोग 100% बहुत ज्यादा फायदा करता है। उसके बाद में अस्थि के अंदर जो मज्जा धातु रहता है, जो आप लोगों ने देखा होगा, बोन मैरो जो रहता है वह अगर बहुत वीक हो गया, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हड्डियां रहती है वो टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, धनुष के आकार की तरह होने लगती है अगर वीक हो गई तो, या फिर बोन्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, या फिर ऐसा होता है कि ऑस्टियोजेनेसिस अच्छे से नहीं हो रहा है, परकर्सर सेल अच्छे नहीं है, उसकी वजह से ना हड्डियों में बहुत ज्यादा ऐसे चलने में तकलीफ होती है, हड्डियों में अंदर ही अंदर क्रैक्स होने लगते हैं, और जॉइंट्स में भी पेन होने लगते हैं। तो हम लोग चिकित्सा तो देते हैं, गूगल कल्प वगैरह तो देते ही हैं, लेकिन अगर हमने नाग भस्म दिया, और क्या होता है, अस्थि मज्जागत ज्वर जब रहता है, अस्थि धातु और मज्जागत ज्वर, मज्जा धातु में भी अगर आम चला गया है, ज्वर चला गया है, तो उसमें ज्वर होता है, उल्टी होता है, और रोगी बहुत बेचैन होता है। और कभी कभी ऐसी अवस्था प्रसूति के बाद भी होती है कि हड्डियों में दर्द होने लगता है, ज्वाइंट में दर्द होने लगता है, सीजरियन के टाइम पे स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसकी वजह से कमर दर्द बहुत ज्यादा होता है स्त्रियों में। और अस्थि मज्जागत अगर वायु का प्रकोप है, ये सारा जो अस्थि मज्जागत जो भी वहां पे दुष्टि हो रही है, उस सारे को यह ना नाग भस्म अगर दे दिया जाए, और वो भी किसके साथ देना है, तो आंवला का चूर्ण के साथ, गोक्षुर के साथ और चीनी के साथ अगर दे दिया जाए, बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग करके देखिए, नाग भस्म क्या करता है, अस्थि धातु को भी ताकत देता है, नया रीजनरेट करता है, मज्जा जो रहती है अस्थि के अंदर, वो मज्जा को भी ताकत देता है, नया मज्जा को बनाने लगता है। और दूसरा है कि संधियों में अगर क्षीणता हो गई है, क्षयात्मक संप्राप्ति हो रही है, और दूसरा है कि डीजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, उसको भी ये रीजनरेट करने लगता है। इसलिए नाग भस्म का प्रयोग करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर क्या होता है कि कभी कभी ऐसी अवस्था आती है, कोई एक बीमारी देखते हैं नया, कि कभी कभी बद्ध कोष्ठता है, अग्निमांद्य है, उसकी वजह से बवासीर हो गया, अर्श हो गया, तो शुष्क अर्श भी होता है और स्त्रावी अर्श भी होता है। शुष्क अर्श में क्या होता है कि डायलेटेशन ऑफ रेक्टल वेन ऐसे हो जाता है, रेक्टल वेन जो होता है वो डायलेट हो जाता है, और पेट साफ नहीं हो पाता है। अर्श की वजह से रोज कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट रुक जाता है, पेट में गैस बनी रहती है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट क्या करता है, जोर लगाता है, जोर लगाता है तो वो प्रेशर और बढ़ जाता है, रेक्टल वेन पे और प्रेशर बढ़ता है, डायलिटेशन और बढ़ता है, और वो बवासीर बढ़ते जाता है। तो ये सारी संप्राप्ति है, इसको ठीक करने के लिए अगर नाग भस्म का प्रयोग किया जाए, बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि यह एक तो अग्नि को प्रदीप्त कर देगा, अग्नि को प्रदीप्त कर देगा, क्योंकि सारे ग्लैंड्स को ताकत दे रहा है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को ताकत दे रहा है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को अच्छा कर रहा है, तो पेट रोज का रोज साफ होगा। दूसरा, जो शिथिलता आ गई है, मतलब डायलेटेड रेक्टल वेन से, उसमें संप्राप्ति को ठीक कर देगा, शिथिलता को ये ठीक कर देगा, मतलब जो लूज पड़ा है उसको ताकत देगा। तो अपने आप उसका फायदा होगा कि रेक्टल वेन्स जो है वो ठीक हो जाएंगे, और बवासीर ठीक हो जाएगा।
दूसरा ऐसे ही जो स्त्रावी अर्श रहते हैं, तो यह क्या करता है कि स्त्रावी अर्श में भी अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, तो नाग भस्म का प्रयोग अगर हमने स्तंभन द्रव्यों के साथ किया, तो यह क्या करेगा कि उसको भी ये हील कर देगा। और दूसरा है स्त्रावी अर्श में या अम्ल पित्त की अवस्था में, इस और रक्त गुल्म की अवस्था में यह सेफली यूज किया जा सकता है। इससे पित्त न बढ़ के पित्त शमन ही होता है। इसलिए नाग भस्म का प्रयोग स्त्रावी अर्श में करना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। ब्लीडिंग पाइल्स जो रहते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। दूसरा है कि ग्रहणी और अतिसार, यह ऐसी बीमारियां हैं जब मोहर बद्धम मोहर द्रवम, ऐसा पेट साफ हो रहा होता है, मोहर बद्धम मोहर द्रवम, ऐसा मल प्रवृत्ति हो रही है, यह ग्रहणी रोग है। और अतिसार में क्या होता है कि इंटेस्टाइनल वॉल्व वीक हो जाते हैं, अग्निमंद्य होता है और लूज मोशन होते रहते हैं कंटिन्यू। उसकी वजह से क्या होता है, इंटेस्टाइन वीक होता है, पचन क्रिया अच्छी नहीं हो रही होती है। दोनों कंडीशन में, ग्रहणी में भी होता है ऐसा, अतिसार में भी होता है। वहां पे एब्सॉर्प्शन नहीं होता है, अग्नि मंद हो गई रहती है, इंटेस्टाइनल वॉल्स वीक हो गए रहते हैं, शिथिलता बहुत आ गई रहती है। तो ये दोनों कंडीशन में अगर नाग भस्म का प्रयोग किया जाए, तो ये क्या करता है कि पूरी तरह से इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन और एसिमिलेशन को अच्छा कर देगा। दूसरा कि ग्रहणी कला को नया बना देगा, ग्रहणी कला नया बन जाएगा। फिर पूरा पक्वाशय को बल मिल जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स को ताकत मिल जाएगी, तो ये बीमारी जड़ से निकल जाती है। इसलिए नाग भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और ऐसा बताया है ग्रंथों में कि नाग भस्म, अब्रक भस्म, स्वर्ण भस्म और लौह भस्म यह जीवनीय भस्म रहते हैं, शरीर को रीजनरेट करते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स रहते हैं। और वो भी कैसे, क्रॉनिक अवस्था में अगर जो जो कंडीशन है जिसमें शरीर लूज पड़ गया है, जॉइंट्स लूज पड़ गए हैं, तो यह क्या करते हैं, नया बना देते हैं। इसलिए नाग भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अन्न में जो भूतांश अन्न में जो भी खाने का सारांश रहता है, वो पचना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब वो पचने लगेगा तो धातु साम्य क्रिया अपने आप ही फायदा हो जाती है। तो इसलिए ना, यह लौ भस्म भी वही काम करता है। लौ भस्म रक्त धातुओं को अच्छा करता है। स्वर्ण भस्म क्या करता है, वो पूरे बॉडी को एब्सॉर्प्शन भी बढ़ाता है, जीवनीय शक्ति भी देता है, कीटाणुओं को भी मारता है। और नाग भस्म में ये तो क्या काम करता है, इसका कार्य है धातुओं को रीजनरेट करना, एब्सॉर्प्शन बढ़ाना, और जो भी सिक्रीटरी सेल्स हैं या ग्लैंड्स हैं उनको रीजनरेट करना और उनको बल बढ़ाना, यह काम नाग भस्म करता है, इसलिए इसका फायदा होता है। दूसरा है कि नाग भस्म में वो नपुंसकत्व को भी ठीक करता है। कैसे करता है कि जो नसें रहती है वो बहुत वीक हो गई रहती हैं, और उसकी वजह से ना ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन होने लगता है, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, नसें कमजोर हो जाती हैं। तो और शुक्र धातु बन नहीं पाता ठीक से, शुक्र धातु बनता है तो निकल जाता है। तो इसके लिए अगर हमने नाग भस्म का प्रयोग किया, तो ये क्या करेगा कि जितने भी शुक्रवाही नलिकाएं हैं, मतलब नाड़ियां हैं और सिराएं हैं, उनको ये ताकत दे देता है। दूसरा ये क्या करता है, नाग भस्म शुक्र धातु जो अच्छा क्वालिटी का बनाना, मतलब स्पर्म्स को अच्छा बनाना और मोटिलिटी बढ़ाना, और हर तरह से ये नाग भस्म फायदा करता है। जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनको भी ताकत दे देता है। इसलिए जो पुष्प धनवा रस है अपना, आयुर्वेद का इतना महान द्रव्य है, जो इनफर्टिलिटी में हम लोग स्त्रियों को भी देते हैं, पुरुषों को भी देते हैं। और जहां भी गर्भाशय की वृद्धि नहीं हो रही है, फेलोपियन ट्यूब का ग्रोथ नहीं हो रहा है, ओवरीज का काम अच्छा नहीं हो रहा है, जो भी हम उसमें पुष्प धनवरस जरूर देते हैं, तो उसमें नाग भस्म मिला है। नाग भस्म की ताकत है, इसलिए वह मतलब फीमेल इनफर्टिलिटी या मेल इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम करते हैं। और दूसरा है कि कभी कभी टेस्टिकल जो रहते हैं, मतलब अंडकोश की वीकनेस रहती है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि शुक्र धातु बन नहीं पाता है। तो यह क्या करता है कि अंडकोश में जाके जो वास्ट डिफरेंस होता है, एपिडिडाइमिस होता है, और जो भी रहते हैं ना ये टेस्टिकुलर आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, उन सबको सेलुलर लेवल तक ये काम करता है। तो इसलिए शुक्र उत्पादन जो है वो अच्छे से होने लगता है। और नपुंसकत्व में मैंने बहुत यूज किया है, मेरे पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब वो परमानेंट ठीक ही हो गए, उनको फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन होना या फिर जो भी तकलीफ थी वो परमानेंट ठीक हो गई। इसलिए इसका काम बहुत अच्छा होता है। फिर कभी कभी ना पांडु रोग होता है। अब पांडु रोग में हम आते हैं तो वात वाहिनियां वीक रहती हैं, मानसिक बहुत स्ट्रेस रहता है, शोक, दीनता और क्रोध, भय, ये सब की वजह से पांडुता रहती है। तो उसमें अब्रक भस्म का कार्य बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वह रक्ताणु जो रहते हैं, आरबीसी, उनका प्रोडक्शन करता है। लेकिन यही प्रोसेस कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यू अगर करना है, और रक्त की लालिमा अच्छी बनी रहनी चाहिए, रक्त धातु अच्छा टिका हुआ रहना चाहिए। उसमें नाग भस्म का प्रयोग जब करते हैं तो यह बहुत अच्छा काम करता है। यह क्या करता है कि सेलुलर लेवल तक अन्न को पचाना और एब्सॉर्ब करना, एसिमुलेशन करना, यह अच्छा करेगा। दूसरा,
एक एक सेल को नया बनाना, धातु परिपोषण अच्छा करना, फिर उसकी क्रिया को ताकत देना, फिर उसके बाद में सर्वेंद्रियों को ताकत देना, आंख, नाक, कान, मुंह, जो भी है अपनी ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, उन सबको भी ये ताकत देता है, नया ताकत देता है, नया ऊर्जा। इसलिए ना इसका प्रयोग करने से बहुत फायदा होता है। हृदय को भी, अगर हृदय जो है वो बहुत वीक हो गया है, हृदय का पंपिंग एक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो हृदय को भी ताकत देता है, यकृत को भी देता है, पूरे शरीर को ताकत देता है, सारे धातुओं को ताकत देता है, इसलिए यह इसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर क्रॉनिक जो पक्षाघात होता है, पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, उनको स्नायु और कंडरा वीक हो गई रहती है, उनका क्रिया अक्षमत्व रहता है, वो इतना ज्यादा वीकनेस आता है वायु का प्रकोप की वजह से, उसमें यह क्या नाग भस्म दे दिया तो स्नायु और कंडरा को भी ताकत दे देती है, तो जितने भी लिगामेंट्स, टेंडन्स है, उनको ताकत मिलेगी, मसल्स को ताकत मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगा, तो उसका फायदा ये होगा कि पैरालिसिस में जल्दी रिकवरी हो जाएगी। दूसरा है कि मधुमेह जैसे और भी बीमारियां हैं, तो मधुमेह हो गया या और भी बीमारी की वजह से जो चक्कर आ रहा होता है, वर्टाइगो के पेशेंट होते हैं। अब दो टाइप के वर्टाइगो बताए, भ्रम रोग बताए शारंगधर संहिता में। एक ऐसा होता है कि वायु की वजह से हम लोग स्थिर है और पूरा दुनिया घूम रहा है, यह जो होता है वो वायु की वजह से होता है। दूसरा एक होता है कि मतलब हम लोग घूम रहे हैं और दुनिया स्थिर है, इस तरह का होता है, वो पित्त का होता है। दो तरह का वर्टाइगो होता है। तो ये दोनों कंडीशन में जो चक्कर आने का प्रॉब्लम रहता है, वह सारा चक्कर आने को ये ठीक कर देता है, इसलिए नाग भस्म का प्रयोग जो है वो भ्रम रोग में बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, वात और पित्त जो बढ़े हुए हैं वह उसको बैलेंस कर देता है, दोषों को शमन कर देता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा उससे ब्रेन तक होने लगा। जो एन्यूरिज्म हो गया है, या अपने जो ब्रेन में जो जाने वाली रक्त वाहिनी है, उनको एन्यूरिज्म जो है वीकनेस की वजह से, वो जो ऐसे पतली पतली हो गए उनको ताकत दे देगा, तो नॉर्मल कर देगा, तो उसका फायदा ये होगा कि भ्रम जैसी कंडीशन है वो ठीक हो जाता है। तो ये मन पे भी काम करता है और रक्त संचरण को भी अच्छा कर देता है, इसलिए भ्रम रोग ठीक कर देता है। दूसरा है कि कुछ कुछ पेशेंट ऐसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर में रहते हैं कि उनको ना यूरिन आ रहा है, लेकिन उनको लगता है कि यूरिन पास नहीं हुआ, वो ना बार बार जाने का कोशिश करते हैं लेकिन वापस आते हैं, मतलब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि जो यहाँ की नर्व्स रहती है बहुत वीक हुई रहती है, और बार बार जाने की इच्छा होने के बाद भी शांति नहीं मिलती। ऐसे सारे कंडीशन में अगर जो ये भ्रम की कंडीशन है, मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस लूज हो गया है और यूरिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा कंडीशन रहता है, उसमें अगर नाग भस्म दिया तो ये भ्रम भी ठीक होता है और वहां पे नसों को ताकत भी मिलती है, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। दूसरा है कि मधुमेह के वजह से डायबिटिक कोमा जो की कंडीशन रहती है, जिसमें पेशेंट ने बार बार, अगर शुगर लेवल बढ़ गया, बहुत ज्यादा हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, तो पेशेंट बेहोश होके संन्यासावस्था में चला जाता है, कोमा में चला जाता है, तो उसमें अगर बार बार जा रहे हैं ना, तो अगर नाग भस्म को सबलिंगुअली चटा दिया दूसरी दवाइयों के साथ में, तो ये शुगर लेवल को तुरंत कम कर देता है और संन्यासावस्था से तुरंत रिकवरी कर देता है। या मैंने आईसीयू के पेशेंट में भी जाके देखा है, अपने गुरुजी के अंडर में भी देखा है, मैंने भी अपने पेशेंट को दिया है। तो डायबिटिक कोमा में नाग भस्म का प्रयोग करेंगे तो शुगर लेवल, ये मधुमेह की बहुत अच्छी दवाई है। मधुमेह में कैसे करती है कि ये शुगर लेवल को कम करती है, अब धातु को नया बनाती है, अब धातु को शोषण अच्छा करती है, अब धातु को फिल्टर अच्छा करती है, और उसके बाद में शुगर लेवल जो है, मधु जो बढ़ा हुआ है मधुमेह का लेवल, वो शुगर को कम कर देती है। तो इस तरह से नाग भस्म देने से डायबिटिक कोमा के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। दूसरा है कि हृदय की अशक्तता रहे, हृदय पंप नहीं कर पा रहे, हृदय थका हुआ है या फुफ्फुस की अशक्तता है, उसमें अगर यह होता है तो बहुत ज्यादा आवाज आने लगती है सांस लेते टाइम, या खांसी आने लगती है बहुत ज्यादा, तो उसमें हम लोग दवाइयां तो दूसरी देते ही हैं, श्वासज्ञ और कासज्ञ दवाइयां देते ही हैं, लेकिन अगर उसमें हमने जो सूखी खांसी आ रही है, जो हार्ट के वीकनेस की वजह से हो रही है, लंग्स के वीकनेस की वजह से हो रही है, उसमें अगर नाग भस्म दिया तो ये ना ताकत दे देता है छाती को और हृदय को, तो अपने आप कास का वेग ठीक हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर जो मांस के अर्बुद रहते हैं, अलग अलग कैंसरस सेल्स रहते हैं, उसमें नाग भस्म देने से गांठी जो रहता है वो गलने लगता है और बहुत ज्यादा फायदा होता है और नए सेल बनने लगते हैं। अब ये किस अवस्था में दिया जाए, यह युक्ति के, इसके लिए ना आपको जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं उनके अंडर में सीखना पड़ेगा, तभी आप लोग जान पाएंगे कि नाग भस्म का प्रयोग कब कब और कैसे कैसे करना चाहिए। दूसरा है कि यह कौन से दोष पे काम करता है, तो पित्त दोष पे अच्छा काम करता है, वात दोष पे अच्छा काम करता है।
और व्यान वायु पे सबसे अच्छा इसका कार्य रहता है। दूष्य देखेंगे तो रस धातु से शुक्र धातु तक, मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु, सभी धातुओं, सभी दूष्यों पे इसका कार्य रहता है। और इसके स्थान जो है नाग भस्म कौन कौन से स्थान पे करता है, तो मस्तिष्क पे अच्छा काम करता है, नर्व्स पे अच्छा काम करता है, और स्नायु पे करता है, आमाशय पे अच्छा काम करता है, और जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहते हैं उन पे इसका काम बहुत अच्छा रहता है। मैं एक ने और लेक्चर रखूंगा एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स और आयुर्वेद, तो उसमें मैं जरूर ये बताऊंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं कि जहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई विकृति होगी, जैसे एड्रिनल ग्लैंड के काम में विकृति हो रही है, सलाइवरी ग्लैंड में हो रही है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड में अगर विकृति हो रही है, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में विकृति हो रही है, टेस्टिकल्स के कार्य में विकृति हो रही है, उसमें नाग भस्म का प्रयोग करने से जो भी सिक्रीशन है, हार्मोन्स के सिक्रीशन, वो अच्छे होते हैं। इसी तरह से थायराइड ग्लैंड का मैंने बताया कि ग्वाइटर पे भी काम कर रहा है। सारा जितना भी एंडोक्राइनल जो सिस्टम है उस पे नाग भस्म का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। आप लोग करेंगे तो ठीक हो जाएगा, मतलब पेशेंट ठीक हो जाएंगे। और दूसरा नाग भस्म है ना, उसका एक साइड इफेक्ट है, कुछ कुछ को लोगों को ना ये साथ में नहीं होता, तो किसी किसी को ना पेट दर्द भी होने लगता है। उसका यह रीजन ये होता है कि उसको भस्म अच्छे से नहीं बना है। अगर उसका निरुत्तीकरण मतलब अच्छे से नहीं हुआ है, अनिरुद्ध मतलब अच्छा भस्म नहीं है क्वालिटी का, तो पेट दर्द करता है। तो इसीलिए ना, जहां से भी आप लोग भस्म ले रहे हैं वो अच्छा क्वालिटी का यूज करिए, तो इसका फायदा बहुत अच्छा होगा। तो इस भस्म के सेवन से क्या होता है, तो प्रमेह रोग ठीक हो जाता है, फिर मधुमेह ठीक होता है, नेत्र रोगों में इसका बहुत अच्छा काम होता है, मतलब ये मज्जा धातु पे भी अच्छा काम करता है। तो आईज अगर बहुत ज्यादा वीक है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा यह गुल्म रोग में अच्छा करता है, प्लीहा रोग में बहुत अच्छा काम करता है, मतलब अगर स्प्लिनोमेगैली है, हिपेटोमेगैली है, तो यह रक्त धातु को अच्छा कर देगा। तो उसका फायदा ये होगा कि प्लीहा विकार में इसका कार्य बहुत अच्छा होता है। फिर प्रदर रोग जब रहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मेंसेज आ रहे हैं, मतलब गर्भाशय है वह, उसका एंडोमेट्रियम वीक है, एंडोमेट्रियम में वो मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दोषों का प्रकोप है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा अस्त्रिक की कंडीशन है, हैवी मेंसेज आ रही है, तो ये गर्भाशय को बल देता है। मतलब एंडोमेट्रियम, पायोमेट्रियम, मिजोमेट्रियम, तीन ये सारे पायोमेट्रियम, मिजोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, इन सबको ताकत देगा सारे वॉल्स को। तो उसका फायदा ये होगा कि प्रदर रोग ठीक हो जाता है, इन्फ्लेमेशन जो है वो ठीक हो जाता है। फिर अतिसार में ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। फिर आमाशय से होने वाली जो भी विकृतियां हैं, जैसे अम्ल पित्त है, मंदाग्नि है, अनन्नाभिलाषा, फिर आस्यवरस्य, फिर कटुकास्यता, यह सबको ये ठीक कर देता है। अजीर्ण की अवस्था है वह सबको ठीक कर देता है, क्योंकि वहां के ग्लैंड्स पे ये काम करता है। इसका ओवरऑल ये काम है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको ये ताकत दे देता है, उनके सिक्रीशन अच्छे करता है, तो अपने आप पचन क्रिया अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद में अपची रोग पे अच्छा करता है, थायराइड के ग्लैंड पे अच्छा काम करता है उसको गलाने के लिए, धातुशय में अच्छा करता है, खांसी में अच्छा करता है, आमवात में अच्छा काम करता है, जिसको क्रॉनिक हेडेक हो रहा है, माइग्रेन की तकलीफ है, तो वहां पे दुष्ट समोर्चना को ठीक कर देता है, तो सिर दर्द में भी अच्छा काम करता है। फिर यकृत के दोष हैं, यकृत में जैसे हिपेटाइटिस ए बी सी हो गया है, और हिपेटोमेगैली हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया है, वह सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर कमजोरी रहेगा, जनरल डेबिलिटी रहेगा, धातुओं का क्षय बहुत ज्यादा हुआ है, धातुओं में ताकत नहीं है, तो यह उसमें भी ताकत दे देता है। फिर मूत्र रोग में अच्छा काम करता है, वात रोग में अच्छा काम करता है, पांडु रोग में अच्छा काम करता है। नाग भस्म जो है ना, ये नया ताकत देता है, धातुओं को बल देता है, और सारे सिक्रीशन को बैलेंस कर देता है। दूसरा नाग भस्म है वह जब अग्नि को अच्छा कर देता है, जाठराग्नि लेवल तक अग्नि अच्छी हो जाती है, उसका इफेक्ट होता है कि धात्वग्नि लेवल अच्छी हो जाती है, फिर भूताग्नि लेवल तक काम अच्छा होने लगता है। तो धातु परिपोषण क्रिया है वह अच्छा कर देती है, तो धातुओं को बल मिल जाता है। तो इसलिए प्रमेह रोग, अपची, गलगंड, और फिर नपुंसकत्व, ये सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। दूसरा यह होता है कि यह बहुत ही श्रेष्ठ अग्नि प्रदीपक होता है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में बताया है कि बहुत अग्नि को तेज कर देता है, जहाँ पे शुदा मांद्य है, और उसको ये ठीक कर देता है। फिर अम्ल पित्त में क्या होता है कि बहुत ज्यादा दाह हो रहा होता है, या प्यास ज्यादा लग रही होती है, या अम्ल पित्त की वजह से बार बार नौशिया फील होता है, जी मिचलाता है, उल्टी आ रही होती है, तो इस ऐसे सारे कंडीशन में नाग भस्म सारा बैलेंस कर देता है, और पाचक अग्नि को प्राकृत कर देता है, आम का पचन कर देता है, तो सारे जो दोष हैं वह ठीक हो जाते हैं। दूसरा यह मधुमेह में किया जाता है। मधुमेह में मैंने बताया कि जो 10 दूष्य होते हैं, जैसे रस, रक्त, पहले मेद धातु को लेना चाहिए, मेद धातु, मांस धातु, रस, रक्त, मांस में, फिर ये रहता है वसा, लसिका, मज्जा, शुक्र, और आप्य धातु मतलब क्लेद, उसको ये बैलेंस कर देता है, तो इससे अच्छा मधुमेह ठीक हो जाता है। दूसरा डायबिटिक वुंड रहते हैं,
या फिर कोई व्रण रहते हैं, उसको भी ये हील करता है, क्योंकि ग्रेनुलेशन टिश्यूज को अच्छा करता है, तो रीजनरेशन करने लगता है। तो जो डायबिटिक वुंड रहते हैं, गैंग्रीन रहता है, उसमें नाग भस्म को दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। दूसरा यह है कि अपने दोष दुष्यों का जो कार्य है उसका प्राकृत कर देता है, तो इसका फायदा मधुमेह में अपने आप ही होने लगता है। अगर शिलाजित के साथ दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और जो मधुमेह के पेशेंट है उनको गाय के दूध पे और गाय का घी पिला के रखें, अगर आमावस्था नहीं है तो यह ना बहुत ज्यादा ताकत दे देता है। ऐसे ग्रंथों में बताया है कि गाय के दूध और चावल के साथ अगर नाग भस्म और शिलाजित डाल के दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। समान वायु पे कार्य होता है और पाचक अग्नि पे होता है, तो तुरंत ही इमीडिएटली मधुमेह के रोगी में जो स्थूल प्रमेय है वो नॉर्मल हो जाते हैं, कृश प्रमेय वो भी कृशता उनकी दूर हो जाती है, और प्रमेय की सारी संप्राप्ति भंग होके सारे ऑर्गन्स पे जो डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरो रेटिनोपैथी, डायबिटिक मैकुलोपैथी, गैंग्रीन, डायबिटीज की वजह से कोमा हो गया है, डायबिटीज की वजह से किडनी फेलियर हो रहा है, वह सारा संप्राप्ति ठीक हो जाता है, सारे ऑर्गन्स में ताकत आ जाता है। तो जो सड़न हो रही है, इरिवर्सिबल जो चेंजेस आ रहे हैं धातुओं में, वह सारा ठीक हो जाता है, पूरा ही चेंज कर देता है, पूरा अच्छा बना देता है। इसलिए नाग भस्म का प्रयोग करना चाहिए। यह स्थूल व्यक्ति को अगर दिया जाए तो उसको नॉर्मल कर देगा, पतले को दिया जाए तो पतले को मोटा मोटा मतलब हेल्दी कर देगा, और मोटे को दिया जाए तो उसको नॉर्मल कर देता है। इसलिए नाग भस्म का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। अस्थि विकारों में होता है, जब हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं, अस्थि धातु अगर वीक होने लगता है, और संधियों में जोड़ों में दर्द होने लगता है, आमवात की कंडीशन रहती है, ऑस्टियोपोरोसिस रहता है, ऑस्टियो अर्थराइटिस रहता है, वात रक्त की संप्राप्ति रहती है, तो यह रीजनरेट करती है, सभी धातुओं को प्राकृत अवस्था में ला देती है, पचन क्रिया अच्छी होने लगती है, तो उससे फायदा होता है। बवासीर में भी बहुत अच्छा होता है, पैथिक गुल्म में भी काम करती है, स्त्रावी अर्श में भी काम करती है, इसलिए इसका प्रयोग अच्छा होता है। नाग भस्म का प्रयोग जो है ना वो मांसपेशियों पे होता है, मतलब जितने भी अपने शरीर में मसल्स हैं, आप लोगों ने पढ़े हैं कि शरीर में कितने मसल्स होते हैं, एनाटॉमी में सबसे पहले हम लोग मसल्स पे ही ज्यादा जोर देते हैं, इंसर्शन और ओरिजिन क्या है, तो सारे मसल्स को ये ताकत दे देती है। और यह पचन क्रिया अच्छी करती है, स्नायुओं को ताकत देती है, कंडरा को ताकत देती है, रक्त वाहिनियां जो रहती है, मतलब ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया, यह सब जो है अंदर के वॉल्स उनको ताकत दे देती है, तो फायदा होता है। और अगर स्नायु की निर्बलता के कारण नपुंसकत्व आ गया है, उसको ये ठीक कर देती है। बहुत ज्यादा वीर स्त्राव की वजह से नपुंसकत्व आ गया है, क्लैब्यता आ गई है, तो अगर हम इसको देंगे शिलाजित और प्रवाल के साथ तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अब मैं थोड़ा श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं बहुत सारे अनुपान के साथ इसका प्रयोग बताऊंगा। तो श्लोक में ऐसा बताया है, रस चंडांशु नाम के ग्रंथ में बताया है कि नाग भस्म कैसा होता है, तो सतिक्त मधुरो नागो, मतलब तिक्त होता है और थोड़ा मधुर रसात्मक होता है। मृतो भवती भस्म सात, मतलब ये मृत होता है मारण करने से, तो ये मृत बन जाता है और हमारे बॉडी को एब्सॉर्ब करने के लायक हो जाता है। आयुष्य कीर्ति, आयु को बढ़ाता है, कीर्ति बढ़ाता है। वीर वृद्धिम करोति, शुक्र धातु अच्छा करता है। सेवनाथ सदा, इसको कंटिन्यू सेवन करना चाहिए हर समय। क्षय पवन विकारे, मतलब जो क्षयात्मक संप्राप्ति है, वात का विकार है। गुल्म पांडवा मयेशु, गुल्म रोग को ठीक करती है, पांडु रोग को ठीक करती है। यहाँ सप्तमी विभक्ति है, गुल्म पांडवा मयेशु, शयद पवन विकारे, मतलब ये सप्तमी है, सप्तमी बहुत बहुवचन, मतलब क्षय रोग में, वायु के विकार में, फिर गुल्म और पांडु रोग, ये सारे रोगों में बहुत अच्छा काम करती है नाग भस्म। फिर भ्रम कृमि फल शूले, जिसमें भ्रम की बीमारी है, जिसको वर्टाइगो कंटिन्यू आ रहा है, क्रॉनिक क्रॉनिक पेशेंट आते हैं जिनको चक्कर आने की बीमारी रहती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर कृमि रोग रहता है, और फिर पेट दर्द रहता है, उसमें ये काम करता है। कृमि रोग में भी क्या करता है कि कृमि रोग में जो इंटेस्टाइनल वॉल्स रहते हैं बहुत वीक हो गई रहती हैं, और हेतु सेवन ऐसा होता है मीठा और अभिसंधि पदार्थ का सेवन होता है, तो कीड़े ना वहां जमे रहते हैं, और उसकी वजह से खाना पचता नहीं है, बहुत वीकनेस होती है। तो कृमिक ने द्रव्य दे के धातुओं को मतलब कृमि को मार के आस्यापकर्षण करके विरेचन दे के, फिर अगर हमने नाग भस्म का प्रयोग किया, इसका डायरेक्ट इफेक्ट कृमि को मारने में नहीं होगा, कृमिक द्रव्यों के बाद अगर इसका प्रयोग किया जाए तो इंटेस्टिनल वॉल्स को ये ताकत दे देता है, एब्सॉर्प्शन अच्छा कर देता है फूड का। तो उसका फायदा ये होता है कि मतलब कृमि रोग से जो उत्पन्न व्याधियां हैं उसमें ये फायदा करता है। फिर मेह कासा मयेशु, मतलब प्रमेह रोग में अच्छा काम करता है, और कास की बीमारी जो रहती है, खांसी की बीमारी रहती है, उसमें फायदा होता है। ग्रहणी गुदगदे, मतलब ग्रहणी रोग में और गुदगद जितनी भी व्याधियां हैं, जैसे परिकर्तिका हो गया, पाइलोनिडल साइनस हो गया, पाइल्स हो गया, ह्यूमोराइड्स हो गया, ड्राई और ब्लीडिंग पाइल्स हो गया, उसमें ये काम करता है। फिर भगंदर हो गया,
फिशुला हो गया, फिशर हो गया, उन सब में ये काम करता है। फिर नष्ट वहनो प्रशस्ते, मतलब अग्नि अगर मंद हो गया है तो उसमें बहुत बेस्ट बताया है। शुभ वृत्ति कृता नागा काम पुष्टिम ददाती, अगर शुद्ध रूप से नाग भस्म को बनाया गया है, शोधन मारण किया गया है, तो काम पुष्टि, काम की इच्छा बढ़ा देती है, मतलब सेक्सुअल डिजायर अच्छा कर देती है, पुष्टि करती है, शरीर को बल देती है, शरीर को नया बना देती है, पौष्टिक मतलब ये पुष्टि दे देती है, तो शरीर ना अच्छा बन जाता है जो क्रुश हुआ है। उसके बाद में नागा समीर कफ कृता, कफ पित्त विकार हंता, मतलब यह वायु को भी ठीक करता है, कफ को भी ठीक करता है, पित्त को भी हंता मतलब नष्ट करता है। सर्व प्रमेय वनराजी कृपट योनि ही, मतलब सभी तरह के प्रमेय रोग में सबसे बेस्ट है। और ऐसा बताया कि जंगल में जिस तरह से आग लगा दिया जाए तो पूरा जंगल का नाश हो जाता है, उसी तरह से प्रमेय रोग में, हर तरह के प्रमेय रोग में अगर नाग भस्म दिया जाए तो पूरी तरह से जैसे जंगल को जला देता है अग्नि, उसी तरह से यह अग्नि को इतना प्रदीप्त कर देता है कि सारी बीमारी को नष्ट कर देता है। ऐसा उदाहरण दिया है। उष्ण संरोज रंजन तरंजन कर्ण वर्णाशो, मतलब यह क्या करता है कि उष्ण थोड़ा रहता है और इतना भी उष्ण नहीं रहता, थोड़ा उष्ण रहता है, आम का पचन करता है, दीपन करता है, और रंजक पित्त को अच्छा कर देता है। और जो अर्श रोग रहेगा, व्रण रोग रहेगा, उसको यह ठीक कर देता है। गुल्म ग्रहणी इत्यादि स्तुति, गुल्म रोग को ठीक करता है, ग्रहणी रोग को ठीक करता है। जो रक्त मोक्षण के कारण जो वीकनेस आ गए उसमें यह काम करता है। अस्त्री अतिष्ण दांशुमाली, जब ज्यादा इंजुरी की वजह से खून स्त्राव हो गया है तो वीकनेस आई रहती है, तो उसमें नाग भस्म अगर दे दिया जाए अग्नि को बढ़ाने के लिए और धातुओं को परिपोषण करने के लिए, तो यह तुरंत ही काम करती है। उसके बाद में ऐसा बता रहे हैं, नागस्तु नाग शततुल्य बलम, यह जो शेष नाग होते हैं जिसमें 100 नागों की ताकत रहती है, शेष नाग में उनकी तरह यह शरीर को ताकत दे देती है नाग बल। व्याधिम विनाशयति, नागस्तु नाग शततुल्य बलम ददाती, मतलब 100 नागों की ताकत दे देती है। व्याधि विनाशयति, व्याधि को नष्ट करती है। जीवनम मातनोति, जीवन देती है, जीवन का कार्य अच्छा करती है। वहनिम प्रदीपयति, अग्नि को बढ़ा देती है। काम बलम करोति, मृत्युम च नाशयति, काम की इच्छा बढ़ा देती है, मृत्यु को नाश कर देती है। सतत सेविता सा, इसलिए कंटिन्यू इसका अभ्यास से प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में बता रहे हैं कि अत्युष्णम शुष्कम स्त्रवम, इसको सीसा भी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो स्निग्धम तिक्तम, यह स्निग्ध भी रहती है, तिक्त रसात्मक भी रहती है। वात कफापहम, वायु और कफ के रोगों को दूर करती है। प्रमेह तोय दोषग्नम, प्रमेह रोग को ठीक करती है। और दीपन चाम वातनुत, आमवात की बीमारी को भी ठीक कर देती है। फिर रस रक्त तरंगिणी में रस तंत्र सार में ऐसा बताया है, अशीर्णति वज्रो धनुर्वातम विशेषता, धनुर्वात जो बीमारी रहती है, टिटेनस की बीमारी रहती है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। कफ रोगान शेषांश मूत्र रोगाश सर्वश, सभी मूत्र रोगों को ठीक करती है, कफ रोगों को ठीक करती है। श्वासम कासम क्षयम पांडुम, श्वास रोग को ठीक करती है। क्षय रोग को, कास को, पांडु रोग, शवथु, पूरे बॉडी में जो स्वेलिंग आती है उसको ठीक करती है, क्योंकि धातु परिपोषण की क्रिया को अच्छी करती है, धातु को बल देती है। शितिका ज्वरम, जो ठंडी बज के बुखार आ रहे हैं उसमें यह फायदा करती है। ग्रहणिम आम दोषम च, ग्रहणी रोग को ठीक करती है, आम दोष जो है उसको ठीक करती है। वहनी माध्यम दुर्जरम, जो वहनी मान रहता है और क्रॉनिक जो बीमारियां रहती है उन सब में काम करती है। सर्वानुदकम दोषांश, सभी भी वायु मतलब उदक दोष रहते हैं, मतलब अगर पानी का क्लेद का अगर अच्छे से ये नहीं हो रहा है, मतलब फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तृष्णा रोग है या मूत्रातिसार हो रहा है, या फिर सोम रोग हुआ है या प्रमेह रोग हुआ है, ऐसी जो भी बीमारी है जहाँ पे पानी बैलेंस नहीं हो पा रहा है उनमें बहुत अच्छा काम करती है। तद्र रोगानुपानता, अलग अलग अनुपान से इसका प्रयोग करना चाहिए। अब आगे बता रहे हैं हमारे सर के पीडीएफ से, मैं बता रहा हूँ कौन कौन से अनुपान से नाग भस्म का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसा बता रहे हैं कि मधुमेह में, मधुमेह डायबिटीज मिलेटस में शिलाजित के साथ अगर नाग भस्म दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। जो स्थूल पेशेंट है, मोटे पेशेंट है, उनको यशद भस्म के साथ नाग भस्म दिया जाए तो वो स्थूलता को ठीक कर देता है और नॉर्मल कर देता है। जो प्रसूता स्त्रियां हैं उनको अगर कमर दर्द वगैरह हो रहा है, मक्कल शूल हो रहा है या कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उसके वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही है, ज्वर व्याधि वगैरह हो रही है, तो गोक्षुर को लेना है, मिश्री लेना है और दशमूल काढ़े के साथ पिलाने से प्रसूता स्त्रियां की जितना भी सुतिका रोग है सभी को यह ठीक कर देता है। फिर रक्त गुल्म है, पित्त गुल्म है, रक्तज अर्श है, रक्तज गुल्म है। रक्तज गुल्म में बताया कि जितना पुराना रक्तज गुल्म होता है उसमें वह उतना सुख साध्य होता है, वह ठीक करना इजी होता है। तो उसमें अगर रक्तज गुल्म में जब टाइम बीत गया तब हमने अगर इसका प्रयोग किया तो ये जल्दी से रक्तज गुल्म को ठीक कर देता है। फिर नपुंसकता अगर है,
मतलब क्लैब्यता है, वो इंसान नपुंसक है नहीं, लेकिन उसका अति शुक्र का क्षय होने के वजह से या यहाँ पे नसों में कमजोरी आने की वजह से अगर नपुंसकता ही है, तो शिलाजित और स्वर्ण भस्म के साथ या अनुपान के साथ अगर नाग भस्म दिया जाए तो बहुत फायदा होता है। अगर वीर्य स्राव बहुत ज्यादा हो रहा है, वीर्यपात बहुत हो रहा है, तो प्रवाल पिष्टी शहद और दूध के साथ अगर नाग भस्म दिया जाए तो वीर्य स्राव का प्रॉब्लम ठीक कर देता है। अगर मधुमेह के साथ है, मधुमेह के साथ वीकनेस आई है और शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो गुड़मार अमृता सत्व और के साथ अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर मूत्राशय संबंधित कोई बीमारी है या शुक्र संबंधित कोई बीमारी है, तो मुक्ता शुक्ति पिष्टी और मक्खन के साथ देने से मूत्राशयगत विकार और शुक्रगत विकार सब ठीक कर देता है। अगर नेत्र नेत्र रोग है, आंखों के वीकनेस है, ग्लॉकोमा है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, डायबिटिक मैक्युलोपैथी है, आई से ठीक से दिख नहीं रहा है, ऐसे वो भी कैटरेक्ट नहीं बोल रहा, अतिशोक्ति नहीं होना चाहिए, कैटरेक्ट नहीं, ऐसे ही वीकनेस की वजह से अगर हो रहा है तो त्रिफला चूर्ण या त्रिफलादिघृत के साथ अगर दिया जाए नाग भस्म का तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर वात पित्तज रक्तज गुल्म है, तो उसमें शुंठी, सेंधा नमक और चना को जला के, चना का जो ये पेड़ होता है उसको जला के जो क्षार बनता है पंचांग का, उसके साथ अगर शुंठी, सेंधा नमक और चना का जो रहता है वो दिया जाए तो यह रक्तज गुल्म, पित्तज गुल्म और वातज गुल्म में बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर इंटेस्टाइन कमजोर है और मंदाग्नि है और कॉन्स्टिपेशन है, तो पंचकोल चूर्ण के साथ देना है, पंचकोलासव के साथ देना है, जीरा का अर्क बना के देना है या सौंफ का अर्क के साथ दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर अपची और गंडमाला है, तो मधु के साथ अगर नागभस्म दिया जाए तो अपची, गंडमाला, ग्वाइटर जो बढ़ा हुआ है, एनलार्जमेंट, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हुआ है, हाइपरट्रॉफी हुआ है, वह सबको ये ठीक कर देता है। अगर क्षय रोग है तो नाग भस्म को मुक्ता पिष्टी, च्यवन प्राशावलय, वासावलय के साथ दिया जाए तो क्षय रोग में बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर सूखी खांसी है तो सितोपलादी चूर्ण और वासा रिष्ट या वासावले के साथ दिया तो सूखी खांसी में नाग भस्म बहुत अच्छा काम करता है। अगर आम वात की कंडीशन है, आम वात बहुत क्रॉनिक हो गया है, तो शुंठी और मधु के साथ अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर जनरल डेबिलिटी है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो मक्खन और मलाई के साथ नाग भस्म को दे दिया जाए तो वीकनेस को ये ठीक कर देता है, पूरी तरह से ताकत दे देता है। अगर यकृत के कोई विकार है तो शरपुंखा चूर्ण हो गया, रोहितकारिष्ट हो गया, काल मेघ चूर्ण हो गया, इनके साथ और मधु के साथ दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर सिर सिर में दर्द हो रहा है कंटिन्यू, वीकनेस की वजह से या कोई वजह की वजह से, तो बादाम का हलवा बनाइए और बादाम के हलवा में मिक्स कर दीजिए नाग भस्म, और वह देने से सर दर्द का प्रॉब्लम, माइग्रेन का प्रॉब्लम, अर्धावभेदक, सूर्यावर्त, अर्धशीशी, जितनी भी सर दर्द की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से बादाम के हलवा और नाग भस्म देने से पूरी तरह से ठीक कर देता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा हो जाएगा और वहां पे दोष दुष्ट समूर्छना ठीक हो जाएगी, तो अपने आप सर दर्द का प्रॉब्लम ही जड़ से निकल जाएगा। इसलिए नाग भस्म का प्रयोग करने से बहुत फायदा होता है। जो भी पित्त की संप्राप्ति की वजह से भी तकलीफ हो रही है तो दूसरी दवाइयां नहीं दे सकते हैं, लेकिन नाग भस्म सेफली दिया जा सकता है, पित्त के विकार में बहुत अच्छा फायदा करता है। मूत्र रोग अगर हुआ है तो यवक्षार के साथ, पानी के साथ अगर दे दिया जाए और यवक्षार के साथ दे दिया जाए तो मूत्र साफ होने से आने लगता है। जो भी स्त्रोतोरोध है किडनीज में, नेफ्रॉन्स में, यूरेटर में और यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा में, वह यवक्षार के साथ अगर दे दिया जाए बहुत अच्छा फायदा करता है। आप लोग भी नाग भस्म का प्रयोग करिए प्रैक्टिस में और मुझे भी बताइए। जो भी था मैंने अपने गुरुजी के पीडीएफ से बताया, मैंने भी अपने प्रैक्टिस में इसका नाग भस्म का प्रयोग मैं करता हूँ, बहुत अच्छा फायदा होता है। पुष्प धनवा रस वाला, पुष्प धनवा रस इसी से बना होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं आप लोग को एक केस बता रहा हूँ। एक मेरे पास पेशेंट आई जो जून जुलाई में आई, उनको ना मेंसेस ही नहीं आ रहे थे, 44 ईयर्स की थी। तो उनको क्या हुआ कि मैंने हिस्ट्री लिया तो 30 साल पहले, मतलब वो जब 30 साल की थी, अभी तो 44 ईयर्स के हैं, और जब वो 30 साल की थी ना तो उनको मेंसेस इरेगुलर थे, कभी मेंसेस आते थे कभी नहीं आते थे। तो जबरदस्ती ना डॉक्टर्स लोग इस्ट्रोजिन वगैरह, इस्ट्रोडियोल वगैरह टैबलेट देते थे कि मेंसेस आए उनको, प्रोजेस्टेरोन और इस्ट्रोजिन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो देते थे। तो वेगान न धारित न उदीरित, ये आयुर्वेद बताता है, जबरदस्ती वेगों को नहीं निकालना है या रोकना नहीं है। जब ये बार बार हो रहा था तो उसकी वजह से उनके मेंसेस ही चले गए। डॉक्टर्स ने बोल दिया कि 30 साल में अभी आपका मेनोपॉज हो गया है, अब आपको बच्चे नहीं हो सकते। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, मेंसेस ही नहीं आते थे, पूरा योनि भाग सूख गया था, जिसको बोलते हैं शुष्का योनि, ऐसा हो गया था। तो वो मेरे पास है कि कुछ होगा क्या। मैंने उनका केस टेकिंग किया तो उन्होंने ये बताया कि मेरे को ना हर महीने में एक साइक्लिक चेंजेस होते हैं बॉडी में, जैसे ब्रेस्ट में हैवीनेस आने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, ऐसे लगता है कि मेंसेस आएगा, लेकिन पूरा योनि में ये हो गया है,
ड्राइनेस आ गया है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब मेंसेस आ रहे थे लेकिन वो निकल नहीं रहा था और उसकी वजह से वजन भी बढ़ रहा था। तो मैंने उनको योनि पिचू रखवाया, फिर मैंने उनको बस्ती दिलवाया, उसके बाद में मैंने पुष्प धनवा रस दिया और फल घृत दिया। और एएमएच वैल्यू थोड़ा कम हो गई थी क्योंकि 44 एज है, ओवुलेटरी साइकिल भी नहीं हो रही थी, तो मैंने उनको फल घृत खिलाया बहुत ज्यादा, 4-4 चम्मच दिन में 3 बार। अबरक भस्म दिया, स्वर्ण मकर ध्वज दिया, स्वर्ण मालिनी वसंत रस दिया, वसंत कुसुमाकर रस दिया। ये सारे दवाइयां और रसायन, ब्रह्म रसायन दिया। और बस्ती कंटिन्यू दिया और नस से कंटिन्यू दिया शीरबला तिल का। वो पेशेंट को मालूम है, अभी पिछले महीने उनको 2.5 दिन तक मेंसेस आने लगे। फिर उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट को बताया, तो वो बोल रहे हैं कि आपका तो यूट्रस भी अच्छा हो रहा है, आपका जो ये ड्राई हो गया था, लॉस ऑफ लिबिडो भी था, सेक्सुअल इच्छा भी नहीं हो रही थी, वह सब भी होने लगा। तो उनके लिए वो चमत्कार हो रहा है और उनको आस जग गई है कि उनको बच्चे होंगे। और डॉक्टर्स ने भी कहा है कि जो जो चेंजेस हो रहे हैं उससे आपका ओवोल्यूशन अच्छे से हो रहा है। फिर उन्हें फॉलिकुलर स्टडी करने के लिए भी भेजा। फॉलिकुलर स्टडी करने से भी पता चला कि फॉलिकल्स बन रहे हैं, पूरा अच्छे से स्टडी हो रहा है। अब पूरे चांसेस है कि वो हो जाएगा। तो ये सारा कमाल जो हो रहा है वह पुष्प धनवा रस का हो रहा है। और पुष्प धनवा रस में कौन है, तो नाग भस्म है। इसलिए आप लोग भी करिए, इनफर्टिलिटी के केसेस आप लोग आसानी से ठीक कर सकते हैं। नाग भस्म रीजनरेट करते हैं सारे धातुओं को। आप लोग भी करिए और मुझे विश्वास है कि आप लोग करेंगे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आप सभी को नमस्ते बोल देता हूँ। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर कमलेश जी प्रणाम आपको। डॉक्टर माधुरी यादव जी प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका राजपूत जी प्रणाम आपको, नमस्ते। डॉक्टर राहुल जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी प्रणाम आपको। डॉक्टर गोमतेश जी प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी प्रणाम आपको, नमस्ते। डॉक्टर वरुण कुमार जी प्रणाम आपको। मैं असली में ना कल ही करने वाला था, लेकिन पेशेंट आ जाते हैं तो मैं कर नहीं पाया। आज भी 7 बजे का था लेकिन मैं कर नहीं पाया, लेकिन मैं 8 बजे जरूर किया। मैं वादा निभाया हूँ आगे पीछे, इसलिए मुझे माफ कर देंगे आप लोग अगर मैं टाइम पे नहीं कर पाता। कुछ प्रैक्टिशनर की थोड़ी मजबूरी रहती है। नाग भस्म को चर्म विकार में किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए? चर्म विकार में ये धातुओं की शिथिलता वगैरह है ना, उसको ठीक करता है। चर्म विकारों में आप जो कुष्ठग्न गण है उसके साथ दे दीजिए। उसके बाद में महातिक्त घृत, गंधक रसायन, पंचतिक्त घृत गुगुल, कैशोर गुगुल, आरोग्य वर्धनी उसके साथ देंगे ना तो चर्म विकारों में बहुत अच्छा फायदा करता है। श्रीकांत जी बोल रहे हैं कि नाग यानी एलिफेंट होता है इसलिए उसको नाग जैसा बल आता है इसलिए नाग बोलते हैं, नाग भी नहीं। फिर मैं बोलने के लिए कायम प्रार्थी। ठीक है ठीक है, आपका बात सही है, आपने जो भी बोला सही है। वो मैंने एडवर्टाइज करने के लिए नाग बोला था। वो एडवर्टाइज करने, लोगों को बुलाने के लिए ऐसा करना पड़ता है हमें। अगर हम ऐसा करेंगे ना तब लोग भाग भाग के आते हैं। तो आपने जो बोला वो सही है, वो मुझे भी पता है, लेकिन यहाँ लोगों को बुलाना था इसलिए मैंने नाग का फोटो बनाया। सुभाष भार्गव जी बोल रहे हैं कि नाग भस्म लगातार कब तक दे सकते हैं? सुभाष जी हम लोग ये कंटिन्यू देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर दिनेश कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैद्य विमल कुमार जी बोल रहे हैं कि भस्म प्रयोग करने से किडनी की क्या क्षति होता है? नहीं, यह अगर शोधन मारण अच्छे से किया गया है तो कभी भी किडनी की क्षति नहीं होती है। उल्टा किडनी की क्षति को ये भर देता है, ठीक कर देता है, इसलिए नाग भस्म का प्रयोग करना चाहिए अगर अच्छे से शोधन मारण हुआ है तो। डॉक्टर कुसुम पांडे जी प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश जी प्रणाम आपको। अगर मैंने नाग भस्म को बोला कि हाथी का भस्म, तो लोग नहीं अट्रैक्ट होते हैं। जब हम, वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है, लोगों को बुलाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। डॉक्टर सोनम जी प्रणाम आपको। डॉक्टर लीलाधर साहू जी प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रजनीश जी बोल रहे हैं कि नाग भस्म को बल्कि यूट्रस और फॉलिकल सिस्ट और हेमरेजिक सिस्ट में किस अनुपात से देना चाहिए? बल्कि यूट्रस है तो यूट्रस कैसे है कि वह बल्कि हो गया है, उसमें हवा और पानी घुस गया है, बलून की तरफ फूल गया है। उसमें अगर हमने फल घृत के साथ दिया, काश्मर्यादि घृत के साथ दिया, प्रजास्थापन गण के साथ दिया, शोणित स्थापन गण के साथ दिया, और जो गर्भाशय पे काम करने वाली दवाइयां हैं जैसे देवदारवारिष्ट, कार्पास मुलासव और पुष्प धनवारस, ये सारी दवाइयों के साथ दिया तो बल्कि, और बस्ती दिया सहचरादी तेल का या शीरबला तेल का, तो बल्कि यूट्रस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फॉलिकुलर सिस्ट भी है ना, तो उसमें कांचनार गुगुल, क्रव्याद रसवटी, चंद्र प्रभावटी, फिर उसके बाद में क्रव्याद रसवटी, आरोग्य वर्धनी, ये सब दिया, फॉलिकुलर सिस्ट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और जो हेमरेजिक सिस्ट होता है ना, वो कॉर्पस ल्यूटियम ही रहता है, उसी में सिस्ट फॉर्मेशन होता है। वो तो हेमरेजिक सिस्ट
एक दो मेंसेस में अपने आप ठीक हो जाता है, उसमें कोई नहीं भी दवाई देंगे वो ठीक हो जाता है। लेकिन नाग भस्म देने से फायदा होता है, गायनेकोलॉजिकल जो प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेद की, वो सारे लोग नाग भस्म प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। जहां भी गांठी होती है, जैसे फाइब्रॉइड हो गया, सिस्ट हो गया, फाइब्रोएडिनोमा हो गया, वह सब में यह गांठी को गला देता है, इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत फायदा होता है। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रभा शंकर जी प्रणाम आपको। रजनीश शर्मा जी बोल रहे हैं कि वंग नाग त्रिवंग में तीनों में से कौन सा भस्म मधुमेह में इफेक्टिव और कौन से अवस्था में देते हैं? देखिए, वंग भस्म है वो शुक्र धातु अच्छा करता है। नाग भस्म जो है वह क्या करता है कि रीजनरेट करता है, धातुओं की शिथिलता अच्छा करता है, धातुओं को बल देता है। मूत्र का जो ये है इम्बैलेंस हुआ है क्लेद का, उसको ये ठीक करता है। वंग भस्म जो रहता है वो शुक्र धातु, उसका जो लाइन है वो थोड़ा डिफरेंट है। वंग धातु है वो इंडियन नेवी की तरह काम करता है। नाग भस्म है वो धातुओं को बल देता है। अब जैसे आर्मी रहती है ना, आर्मी क्या करती है कि स्ट्रेंथ देती है देश को, ताकत देती है, तो नाग भस्म इंडियन आर्मी है। त्रिवंग भस्म है ना, उसका कार्य जो रहता है वह वंग भस्म जैसा भी होता है और नाग भस्म की तरह होता है। तो त्रिवंग भस्म भी अपने कार्य में अपने जगह पे सही काम करती है। मैं इसको और अच्छे से इलेबोरेट करके बताऊंगा। मैं हर भस्म का अलग अलग अवस्थाओं में एक लेक्चर लेके बताने वाला हूँ, तब मैं और अच्छे से बताऊंगा। डॉक्टर विजय जी प्रणाम आपको। डॉक्टर रंजीत जी प्रणाम, नमस्ते आपको। वरुण कुमार जी बोल रहे हैं कि क्या हम शुक्र में भी दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। शुक्र वाहिनियों को अच्छा कर देता है। फिर शुक्र जो आ रहा है मूत्र में, उसको ये बैलेंस कर देता है और शुक्र नया उत्पन्न उत्पत्ति होने लगती है। तो शुक्र में 100% काम करता है। प्रमोद कुमार जी बोल रहे हैं कि कोटि कोटि प्रणाम आपको भी, कोटि कोटि प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। इसमें त्रिवंग भस्म देते हैं, उसमें नाग भस्म भी डालते हैं, जी हाँ डालते हैं, यह बात आपकी सही है। डॉक्टर दीपाली जी प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी प्रणाम आपको। फिर उसके बाद में डॉक्टर जॉली जी बता रही हैं कि आपने बताया मधुमेह में जल शोषण करता है, क्या प्रदर में भी सिक्रीशन शोषण करेगा? हाँ करता है, यह जल को शोषण भी करता है और जो क्लेद का जो क्रिया है उसको ये बैलेंस कर देता है, क्लेद को निकालता है, एब्सॉर्प्शन करता है, फिल्टर करता है, तो प्रदर रोग में भी इसका कार्य अच्छा होता है। डॉक्टर मनदीप जी बोल रहे हैं कि प्रणाम, वेरी इंफॉर्मेटिव। तो ये हमारे सर लोगों ने बताया, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। त्रिंजना जी बोल रहे हैं कि अतिसार और कोष्ठबद्धता में बताया, दोनों में दे सकते हैं। हाँ, अतिसार में ये इंटेस्टाइन को बल देता है, कोष्ठबद्धता में पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट को अच्छा करता है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। अतिसार और कोष्ठबद्धता दोनों कंडीशन में ये देते हैं, बहुत फायदा होता है। वरुण कुमार जी प्रणाम आपको। प्रमोद कुमार जी बोल रहे हैं कि हाँ थैंक यू, आपको भी थैंक यू, जो आप लोग सुन रहे हैं और आप लोग प्रैक्टिस में भी इसका प्रयोग करने वाले हैं। प्रियंका जी बोल रही हैं कि नागभस्म अग्नि को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, तो ये पित्त प्रकृति व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करती। पित्त प्रकृति वालों को ये बैलेंस कर देता है। अगर मतलब पित्त की उष्णता, तीक्ष्णता और द्रवता बढ़ी है, तो ये एंडोक्राइनल ग्लैंड्स पे काम कर रहा है ना, तो जो उष्णता, तीक्ष्णता, एसिड लेवल जो बढ़ा है उसको बैलेंस कर देता है और एब्सॉर्प्शन शक्ति बढ़ा देता है, मतलब द्रव भी पचने लगता है, उष्णता, तीक्ष्णता फिल्टर होकर निकलने लगता है। तो फिर पित्त प्रकृति को प्रभावित, मतलब अच्छा गुड प्रभावित करता है, अच्छा रिजल्ट देता है, इसलिए पित्त प्रकृति वालों को देना चाहिए। आप जो बोल रही है अग्नि को बढ़ाता है, अग्नि हमारे शरीर में बैलेंस स्टेज में रहे तो वह अग्नि प्राकृत कहा जाता है। अगर वो भस्म का अग्नि हो गया या अम्लता और उष्णता, तीक्ष्णता बढ़ गया, तो वो साइड इफेक्ट करता है। ये तो बैलेंस कर देता है, पाचन शक्ति को भी अच्छा कर देता है। तो पित्त को कैसे बढ़ाएगा? पित्त को बैलेंस कर रहा है ये। अनुराग मिश्रा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सीमा त्रिपाठी जी पूछ रही हैं कि सीमा जी पूछ रही हैं कि व्हाट विल बी द डोज एंड ड्यूरेशन upon फॉर पेशेंट हु आर वर टेकिंग रेचन औषधि सिंस लॉन्ग। उनको आधा रत्ती और एक रत्ती, आधा रत्ती से शुरू करिए, एक रत्ती तक ही दीजिए, मक्खन और मलाई के साथ दीजिए। जो रेचन दवाइयां ले रहे हैं ना, उनको रेचन दवाइयां धीरे धीरे बंद करना है। उनकी हैबिट होती है, जिस तरह से तंबाकू और गुटखा खाने की आदत होती है, उसी तरह से ये रेचन दवाइयों का भी हैबिट होता है। शराबी को शराब चाहिए,
और जो ड्रग्स लेते हैं उनको ड्रग्स है, तो रेचन औषधि लेने वाले हैं ना, उनको मन ही नहीं मानता है रेचन औषधि लेने का ही उनको है। तो उनकी आदत धीरे धीरे क्रम क्रम से हमें करना है। एकदम बंद कर देंगे ना तो वो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम होगा, विड्रॉल सिम्टम्स होंगे। तो इसीलिए ना उनको प्यार से धीरे धीरे रेचन दवाइयाँ अल्टरनेट डेज देना है, फिर क्रम क्रम से ऐसा जो बताया है वो अपथ्य का बंद करना है और पथ्य कर, तो इसमें यह देने से बहुत फायदा होता है। डॉक्टर सुभाष जी बोल रहे हैं कि बादाम के हलवे के साथ कितनी मात्रा में, आधा रत्ती से एक रत्ती सुबह शाम अगर दें, या बादाम का हलवा सुबह सुबह रोज बना के दे रहे हैं तो उसमें आधा रत्ती या एक रत्ती देंगे ना, शिराशूल का प्रॉब्लम ठीक होता है। यह मैंने भी प्रैक्टिस में यूज किया है, बहुत अच्छा फायदा होता है। जब सारी दवाइयां फेल हो जाती हैं तब नाक भस्म देने से सर दर्द ठीक हो जाता है, बादाम के हलवे के साथ देने से। डॉक्टर हरजीत सिंह जी प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका जी पूछ रही हैं कि लाइपोमा में किस अनुपान के साथ देना चाहिए। तो लाइपोमा में कांचनार कषाय आता है, ये नागार्जुन कंपनी बनाती है, या कांचनार का फ्रेश लेके आइए और कांचनार कषाय के साथ दीजिए, लेखनीय गण के साथ दीजिए, मेदोपाचक के साथ दीजिए, मेदोहर गुग्गुल के साथ दीजिए। वो जो लेखन करने वाले द्रव्य हैं ताम्र भस्म के साथ दीजिए, जो लेखन करने वाले द्रव्य हैं उनके साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर संतोष जी पूछ रहे हैं प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं प्रणाम आपको। डॉक्टर माधुरी जाधव जी बोल रही हैं वेरिकोज वेन्स में देते हैं तो ताप्यादि लौ के साथ, चंद्रकला रस के साथ, और फिर ये नित्यानंद रस के साथ अगर देते हैं, और पत्र ये शालीषष्टिक पिंड स्वेद ये सब कराना है, तो उसमें अगर हम लोग वेरिकोज वेन्स में देते हैं ना, सच में फायदा होता है। लेकिन इस पे कम ध्यान दिया जाता है कि नाक भस्म वेरिकोज वेन्स में दे के फायदा होगा कि नहीं होगा। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको रिजल्ट कैसे पता चलेगा। आप करके देखिए, ताप्यादि लौ के साथ दीजिए, फिर उसके बाद में ये चंद्रकला रस, और ये सारे जो द्रव्य हैं जो वेरिकोज वेन्स के लिए बताई हैं उनके साथ देने से फायदा होता है। हमारे गुरुजी हमें सिखाते हैं कि हर व्याधि में आप लोगों को 50-60 दवाइयां आनी चाहिए। जैसे हम लोग कल संभाषा कर रहे थे रात को, उसमें हम लोगों ने श्वास व्याधि पे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मत बताए, उस तरह से हमें वेरिकोज वेन्स में देना ही चाहिए, फायदा होता है। डॉक्टर विक्रम जी बोल रहे हैं कि डायबिटिक ईडी में कैसे लेना है। डायबिटिक जो ये रहता है ना, इसमें क्या करना है, जो भी न्यूरोपैथी हो रहा है या जो भी डिजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं उसमें गुड़मार के चूर्ण के साथ देना है, या प्रमेय नाशक जो काढ़े बताए चरक संहिता में, कफज प्रमेय के बताएं, पित्तज प्रमेय के बताएं, या वातज प्रमेय के बताएं, वो सारे अनुपान के साथ देंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर चड्ढा जी बोल रहे हैं, सोमनाथ जी बोल रहे हैं कि शरीर को बल नहीं मिल रहा है, हड्डियों को प्रॉब्लम है, तो उसमें ना हमें ऐसे जैसे नाग भस्म को अगर हमें देना है तो प्रवाल पंचामृत के साथ दीजिए, या मुक्ता पिष्टी के साथ दीजिए, मोती भस्म के साथ दीजिए, या शंख भस्म के साथ दीजिए। जो सुधा कल्प हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट वाले हैं, उनके साथ अगर देंगे ना तो ये नाग भस्म एब्सॉर्प्शन बढ़ा देगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के जो भी प्रोडक्ट हैं अपने मेडिसिन है उनको एब्सॉर्प्शन बढ़ा देगा और शरीर को बल देगा। और यह अपने में भी सामर्थ्यवान है कि यह ताकत देता है। और ऊपर किसी ने बताया कि हाथी की तरह ताकत देता है। नाग मतलब हाथी, हाथी का पर्याय नाम है, तो हाथी की तरह ताकत देता है, इसलिए इसको नाग भस्म बोलते हैं। डॉक्टर अमन सिंह जी बोल रहे हैं कि एओसिनोफिला में रस रक्त पाचक दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं ना, वो तो रसगत रक्तगत आम का पचन करता है तो एओसिनोफिलिया में फायदा करता है। और एओसिनोफिलिया में देना है तो एकेटी दीजिए, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल और त्रिफला गुगुल, रस पाचक रक्त पाचक दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। प्रियंका जी पूछ रहे हैं कि ट्यूबल ब्लॉकेज में वर्क करेगा। ट्यूबल ब्लॉकेज में अगर शिथिलता आ गई है तो क्षार तेल का या कोई भी स्नेहन करने वाले द्रव्यों के साथ अगर इसका दिया जाए, तो अगर हॉरिजॉन्टल लेयर और वर्टिकल लेयर जो रहते हैं उसमें जो भी उसमें अंदर जो वॉल्स में ये फेलोपियन ट्यूब का जो आप हिस्टोलॉजी देखेंगे तो जो वॉल्स रहते हैं हॉरिजॉन्टल रहते हैं और वर्टिकल रहते हैं, जो लेयर्स फाइब्रस लेयर्स रहते हैं उसमें जो लूज पड़ गया उसको ताकत दे देता है। लेकिन ब्लॉकेज को निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो लेखन करने वाले तेल देने ही पड़ेंगे उत्तर बस्ती में। संतोष जी पूछ रहे हैं कि मैं अभी ट्यूबल ब्लॉकेज पे एक लेक्चर रखने वाला हूँ, उसमें वर्णादि कषाय का बहुत अच्छा काम होता है। जो जो ट्यूबल ब्लॉकेज में मेडिसिन काम करती है मैं आपको बताने वाला हूँ। फाइब्रॉइड यूट्रस में वात पित्त प्रधान प्रकृति में कौन से अनुपान के साथ देना चाहिए। तो वात वात पित्त प्रकृति है ना, तो वात शामक पित्त शामक ऐसी दवाइयों में देंगे, कुमारी और गुड़ के साथ दीजिए। एलोवेरा का अंदर का निकालिए, जो जेल रहता है वो निकालिए और गुड़ के साथ दे दीजिए, या फिर मेदोपाचक के साथ दीजिए, मांसपाचक के साथ दीजिए, अस्थि मज्जा पाचक के साथ दीजिए। यह जब देंगे ना तो अभी नाग भस्म के लिए ये नहीं बताया कि वात पित्त प्रकृति को नहीं देना, कफ को नहीं देना, ये सारे प्रकृति में देने के लिए बोला है, सबको फायदा होता है। बलविंदर सिंह जी बोल रहे हैं प्रणाम आपको। बादाम और नाग भस्म की मात्रा,
आप लोग हलवा कितना खाते हैं? हलवा एक कटोरी खाते हैं, उसमें नाग भस्म डाल दीजिए, एक चुटकी आधा चुटकी डाल दीजिए। बादाम जितना पच जाए, बादाम जो है ना वात बढ़ाता है और आम बढ़ाता है, इसलिए उसको बोलते हैं वाताम। तो बादाम जितना पच पाए उतना ही हलवा बनाना है। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी बोल रहे हैं श्वेत प्रदर और कैल्शियम CA 125 पॉजिटिव हो तो क्या करना है? श्वेत प्रदर में भी इसका कार्य होता है, जो अगर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हुए हैं तो लोद्रासव चंद्रप्रभा वट्टी के साथ देना है। और CA 125 पॉजिटिव है तो इसमें जो एंटी कैंसरस मेडिसिन है, जैसे हीरक भस्म लेखन कार्य करता है, और उसमें दे सकते हैं। और ये खुद ही अर्बुद का नाश करता है, तो उसमें हम लोग ईरमुंगली घृत के साथ दे सकते हैं। या फिर कुकुट नकी का लेप या कुकुट नकी का क्वाथ और अग्नि प्रदीप्त करके वो सब देते हैं। मैंने इस पे एक लेक्चर रखूंगा तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। अभी टाइम कम है क्योंकि हमें 9:15 बजे इंटरेक्टिव सेशन में जाना है। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी मैं बताऊंगा, मुझे आता है, लेकिन अभी टाइम की कमी है। मैं बताऊंगा आपको। प्रियंका जी प्रणाम आपको। ये ना कैंसर पे काम करता है, बिनाइन ट्यूमर में भी करता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर में भी करता है। आप विश्वास करिए कैंसर पे बहुत अच्छा काम करता है। हमारे सर लोग देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग जरूर दीजिए इसका। और फिर इसका ना एक डेटा बनाइए, क्लिनिकल एनालिसिस, क्लिनिकल ट्रायल का। तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि इसका कार्य कितना अच्छा हो रहा है। मैं अपना नंबर दे देता हूँ। आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, ये मैंने तो बता दिया क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे पता है। लेकिन आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं अभी ये फेसबुक लाइव का खत्म करता हूँ। 5 मिनट में मैं पानी पी के आता हूँ और फिर हम लोग इंटरेक्टिव सेशन में मिलेंगे। तो प्रणाम आप सभी को, धन्यवाद, प्रणाम।